Hi guys, welcome to Obvious Classes. I am your educator Pratik Morwal. In this session, we are going to discuss about an important topic. Name is ब्रिक्स ग्रुप, एक इंटरनेशनल ग्रुप, स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। या फिर हम बात करें हालिया में वापस से चर्चा का विषय बनने का कारण, जो कि है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पास किया हुआ एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला है कि नॉट हार्ड फ्रॉम देम, लेकिन आई बिलीव ब्रिक्स ऑलरेडी ब्रोकन अप जस्ट बिकॉज ऑफ 150% टैरिफ थ्रेट। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मैंने उनसे तो नहीं सुना है, उनसे मतलब ब्रिक्स ग्रुप से, लेकिन मेरा ये मानना है कि ब्रिक्स जो ग्रुप है ऑलरेडी टूट चुका है। और टूटने के पीछे का कारण बताते हैं कि मेरे द्वारा लगाए जाने वाला 150% का टैरिफ का डर। जब से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभाला है, काफी ज्यादा टैरिफ का डर पूरी दुनिया को दिखाया है। उसी में से एक हालिया में व्यवस्था की गई है रेसिप्रोकल टैक्स की, जिसमें अमेरिका की किसी भी कमोडिटी पे आप जितना परसेंट का टैरिफ लगाएंगे, उतना ही परसेंट का टैरिफ अमेरिका आपकी सेम कमोडिटी पे लगाएगा। लेकिन ब्रिक्स जो मेंबर्स थे या ब्रिक्स ग्रुप था, वो क्या लेके आ रहे थे? एक ब्रिक्स करेंसी लेके आ रहे थे। इनका ये प्लान था, जिसकी वजह से क्या होता, जो पूरे वर्ल्ड में डॉलर का डोमिनेंस है, डॉलर जो अमेरिकन करेंसी है, उसका जो डोमिनेंस है वो कम हो जाता और अमेरिका फाइनेंशियल वे में थोड़ा-सा वीक हो सकता था। और जब अमेरिका कम होता तो ऑलरेडी वेस्टर्न पावर्स कमज़ोर हो जाती। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जब से अपना पद संभाला है, ब्रिक्स को धमकियाँ दे रहे हैं। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप का सोचना है कि ब्रिक्स टूट चुका है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सेशन में हम जानेंगे ब्रिक्स में कौन-कौन सी कंट्रीज आती है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, या फिर जो ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है, उसके आगे जाके क्या स्कोप है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ब्रिक्स को। सबसे पहले तो आप ब्रिक्स में देखिए, ब्रिक्स में बी स्टैंड करता है फॉर ब्राजील, आर स्टैंड करता है रशिया, आई स्टैंड फॉर इंडिया, सी स्टैंड फॉर चाइना एंड द लास्ट वन एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। गॉट इट? यहां से समझिए आप, जब ब्रिक्स की फॉर्मेशन हुई तो ये स्टार्टिंग में ओनली ब्रिक था। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। आफ्टर फ्यू इयर्स साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया और इसको कंप्लीटली ब्रिक्स बनाया। इस ब्रिक्स के बनने के पीछे कहानी क्या है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक टाइमलाइन में जाना पड़ेगा। टाइमलाइन वर्ल्ड वॉर सेकंड की, वर्ल्ड वॉर सेकंड की टाइमलाइन में हमें जाना पड़ेगा, जिसकी टाइमलाइन है 1939 टू 1945। आप सभी को पता है वर्ल्ड वॉर सेकंड किस तरीके से खत्म हुआ, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया। ठीक है, ये एक डिफरेंट सेशन है, इसको हम अलग से कवर करेंगे। लेकिन अभी आपको यहां समझना पड़ेगा, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, वो होता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की स्थापना क्यों होती है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पीस और कॉपरेशन लाना चाहता था। पूरे वर्ल्ड में पीस और कॉपरेशन आ जाए, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। अब आप देखिए, जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई तो पूरा वर्ल्ड टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को जो लीड कर रहा था वो था यूएसए, और जो सेकंड पार्ट था उसको लीड कर रहा था यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ। अब पूरा वर्ल्ड जो है बाइपोलर में डिवाइड हो गया था। बाइपोलर मतलब दो दिशाओं में। यूएसए जो था वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करता था, और जो यूएसएसआर था वो सोशलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करता था। इट मीन इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर एक ऐसा वॉर होता है जिसमें आर्म्स और एम्यूनिशन का यूज नहीं करके लड़ाई नहीं करते हैं वो सामने से, लेकिन एक प्रॉक्सी वॉर्स करते हैं, जिसमें वो खुद की आइडियोलॉजी का डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, या फिर खुद के फाइनेंस का डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, या हम बात करें उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स का डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं। लेकिन वो लड़ाई कहीं पे भी हो सकती है। जैसे अफगानिस्तान का इन्होंने यूज किया, इन्होंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में इसका यूज किया। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे बने जब आपस में लड़ाई हो सकती थी। ठीक है, तो एक डेट और याद रखिएगा, 1991। ये वो साल था जब सोवियत संघ टूट चुका था।
तो आप देखिए वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म होता है 1945 से, उसके बाद से ही कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है और 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है, क्योंकि सोवियत संघ टूट चुका है। अब आप समझिए जब एक पावर टूट चुकी है और यूएसएसआर से ही रशिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान ये सारी कंट्रीज निकली है, ठीक है? अब जब एक कंट्री खत्म हो गया है, एक पावरफुल ग्रुप खत्म हो गया है, तो दूसरा कौन-सा बचा है? यूएसए। अब यूएसए के पास करेंसी कौन-सी थी? डॉलर। और यूएसए के साथ कौन से ग्रुप्स थे? वेस्टर्न कंट्रीज के सारे ग्रुप यूएसए के साथ थे, ठीक है? तो पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया? एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। मतलब वर्ल्ड एक छत्र राज होने लगा यूएसए का, जिसमें डॉलर जो उसकी करेंसी थी वो भी काफी मजबूत होने लगी, वेस्टर्न पावर्स भी मजबूत होने लगी और ये ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज थी। इससे क्या होता है? यूएन जैसी संस्थाओं पे भी यूएसए का कंट्रोल होने लग जाता है, ठीक है? जो भी डिसीजन होंगे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में, वो सारे यूएसए से डिस्कस करके होंगे या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के जो लाभप्रद होंगे, उसी में निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है? इन सारी घटनाओं को देखते हुए डेवलपिंग कंट्रीज काफी ज्यादा परेशान थी कि हमारे लिए तो कोई भी पक्ष में डिसीजन लिया ही नहीं जाता। जो भी बात होती है पहले यूएसए या फिर वेस्टर्न कंट्रीज का पक्ष देखा जाता है, उसके बाद हमारे लिए डिसीजन लिया जाता है। इन्हीं सबको देखते हुए एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने आइडिया दिया, अगर ये 4 कंट्री जो कि पॉपुलेशन की वजह से भी अच्छी है और एक डेवलपिंग कंट्रीज है, इनकी इकोनॉमी भी एक ग्रोइंग फेज में है। ये अगर ये चारों कंट्रीज साथ में आ जाए, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, तो ये यूएसए का जो ये लेड ग्रुप है, इसको काउंटर कर सकती है, ठीक है? अब इन चारों ग्रुप ने 2006 की बात है, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही थी और उसी मीटिंग के पैरेलल एक मीटिंग इन चारों ने एक रूम में की और इन्होंने कहा कि अगर ऐसा आइडिया है कि हम चारों मिलकर यूएसए को काउंटर कर सकते हैं, तो हमें एक ग्रुप बना लेना चाहिए। तो बात होती है कि ठीक है, हम बना लेते हैं। तो इसी के साथ ब्रिक्स की स्थापना होती है, ठीक है? अब ब्रिक्स में स्टैटिक पोर्शन से क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको हम देखते हैं, ठीक है? पहले तो आप देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो ब्रिक ब्रिक की संज्ञा थी, मतलब जो टर्म थी, वो किसने दी थी? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सारे जो भी अब आगे आने वाले हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? प्रेजेंट डेट में ब्रिक्स में 9 कंट्रीज हैं। कितनी कंट्रीज हैं? 9 कंट्रीज हैं। हमने इसके बारे में तो पढ़ ही लिया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अभी रिसेंटली किस-किस ने ज्वाइन किया है? इजिप्ट ने ज्वाइन किया है, इथियोपिया ने ज्वाइन किया है, ईरान ने ज्वाइन किया है और यूएई ने ज्वाइन किया है, ठीक है? अब हम देखते हैं फर्स्ट समिट, ठीक है? एक मीटिंग होती है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो फर्स्ट जो समिट थी ब्रिक्स की, वो कहाँ हुई है? वो रशिया में हुई है 2009 में, ठीक है? और इसमें किस-किस ने पार्टिसिपेंट किया था? इसमें ब्राजील था, रशिया था, इंडिया था और चाइना था। तब तक ओनली 4 कंट्रीज थी। उसके बाद ब्रिक्स का एक तरीके से विस्तार होता है, क्योंकि 2010 की जो सेकंड मीटिंग थी, जो सेकंड समिट थी ब्रिक्स की, उसमें साउथ अफ्रीका एज़ अ गेस्ट मेंबर जॉइन करता है, ठीक है? लेकिन अप्रैल 2010 में ही साउथ अफ्रीका को ये आइडिया इतना पसंद आता है कि मैं भी तो ग्रोइंग इकोनॉमी हूँ, मैं भी तो डेवलपिंग कंट्री हूँ, मुझे भी आपके ग्रुप में जॉइन होना है। इस वजह से सितंबर 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को जॉइन कर लिया और ये क्या बन जाता है? ब्रिक्स बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि साउथ अफ्रीका ने एज अ फुल मेंबर ब्रिक्स का कौन सा समिट ज्वाइन किया? वो है थर्ड ब्रिक्स समिट। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका का क्वेश्चन आ सकता है, उसी तरीके से ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट मतलब यूएई का भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसने एज अ फुल मेंबर कौन सा समिट फर्स्ट समिट ज्वाइन किया, तो वो आंसर रहेगा आपका 2024 का रशिया का होने वाला समिट। अब आप एक 2 कंट्रीज के बारे में और समझिए। एक होगा आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भी ऑलमोस्ट ब्रिक्स को ज्वाइन करने ही वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे वहां पे जो इलेक्शन होते हैं उसका रिजल्ट ऐसा आता है कि जो नई सरकार बनती है वो कौन सी होती है? प्रो यूएसए, मतलब यूएसए को सपोर्ट करने वाली सरकार। अब आपको पता है जब इस ग्रुप की फॉर्मेशन ही इसलिए हुई है ताकि हम यूएसए की डोमिनेंस को और उसकी करेंसी जो डॉलर है उसको काउंटर कर सकें। तो ऑब्वियसली बात है अर्जेंटीना इसको ज्वाइन नहीं करेगा। एक और क्वेश्चन जो आ सकता है, सऊदी अरेबिया का क्या हुआ? सऊदी अरेबिया भी तो ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाला था, लेकिन अभी तक सऊदी अरेबिया ने ना तो हाँ बोला है, ना बोला है। इसलिए उसका जो डिसीजन है वो क्या है? पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब जो ये
समिट्स होते हैं ये सीक्वेंस वाइज होते हैं, जैसे पहले ब्राजील में हो गया, फिर रशिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है? तो अब आप समझिए जो लास्ट समिट था वो कहाँ होने वाला था? वो होने वाला था आपका ब्राजील में। 2024 का जो समिट होने वाला था वो होने वाला था ब्राजील में। लेकिन वहाँ क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे भी रीज़न है। ब्राजील ने 2024 में ही G20 समिट को होस्ट किया था और सेम टाइम वो ब्रिक्स के समिट को होस्ट नहीं कर पा रहा था जस्ट बिकॉज़ ऑफ लॉजिस्टिक्स का वहाँ पे इश्यू था। तो ये वाली बात भी अगर कहीं आ जाए तो बता दीजिएगा आप कि ब्राजील ने 2024 का ब्रिक्स समिट होस्ट क्यों नहीं किया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। अब रिसेंटली जैसे 9 कंट्रीज हो चुकी है ब्रिक्स में, तो वन मोर कंट्री जो कि है इंडोनेशिया, जो सबसे पॉपुलेटेड, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है और फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री होगी, जो कि ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेगी। अब आप एक बात समझिए, जैसे साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ज्वाइन किया तो उसको ब्रिक्स बना दिया। अब ऐसे ही अगर सारी कंट्रीज को हम जोड़ते जाएंगे, उसका फर्स्ट इनिशियल लेटर लेते जाएंगे हम, तो ऐसे तो नाम अच्छा लगेगा भी नहीं, ठीक है? तो अब जब ये 10 कंट्रीज हो जाएगी तो इसका नाम क्या रहेगा? ब्रिक्स प्लस, ठीक है? तो इस प्रकार से इंडोनेशिया जो कि फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन मेंबर है, वो भी इसको ज्वाइन कर लेगा। तो इस प्रकार से अब 10 कंट्रीज हो जाएंगे ब्रिक्स में और इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहेगा, ये देखिए आप। जब ये 10 कंट्रीज मिल जाते हैं आपस में, तो पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी का, ठीक है? पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी का 1/4, 1/4 पार्ट अपने आप में ले लेते हैं, ठीक है? और जो पॉपुलेशन की अगर बात करें इन 10 कंट्रीज की, ये पूरे वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन है। तो आप समझ सकते हैं ब्रिक्स ग्रुप अपने आप में एक डोमिनेंस बना सकता है, ठीक है? हम देखते हैं कि जो लास्ट समिट हुआ था, वो कौन-सा था? 16 समिट था, वो कहाँ हुआ था? रशिया के कज़ान में हुआ था और रशिया के कज़ान में वहाँ पे एक नया पेमेंट सिस्टम भी ये ब्रिक्स ग्रुप लेके आए थे। वो कौन-सा था? ब्रिक्स पे। अब जब आपको पता है ये ग्रुप ही यूएसए की तर्ज पे बना है, यूएसए को काउंटर करने की तर्ज पे बना है, वेस्टर्न कंट्रीज की जो डोमिनेंस है उसको खत्म करने के लिए बना है। तो इन्होंने भी जो ये ब्रिक्स पे बनाया है पेमेंट सिस्टम, वो एक वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम पे बनाया है जो कि है स्विफ्ट सिस्टम, ठीक है? तो आप समझ एग्जाम में ये भी आ सकता है ब्रिक्स पे सिस्टम किसकी तर्ज पे बनाया गया है, तो वो है स्विफ्ट सिस्टम, ठीक है? ये जो लास्ट समिट हुआ है, इसको क्या कहते हैं? ब्रिक्स का कज़ान डिक्लेरेशन, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ब्राजील ने 2024 का समिट पोस्टपोन कर दिया था। पोस्टपोन कर दिया था तो अब नेक्स्ट ईयर डेफिनिटली ये इसको कराने वाला है। ब्राजील के ही रियो डी जेनेरियो में होगा ये 6 और 7 जुलाई को और इसका मुद्दा क्या रहेगा? ग्लोबल साउथ को बढ़ावा देना, ठीक है? आप एक बार देख लीजिए मैप में ये सारी कंट्रीज कहाँ हैं? ये तो G7 कंट्रीज हो गई आपकी, ठीक है? डार्क रेड में है जो ये पुरानी ब्रिक्स कंट्रीज है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो रिसेंटली अभी ज्वाइन की है वो लाइट रेड में जो जितनी भी कंट्रीज है, ये क्या है? रिसेंटली ज्वाइन की हुई है कंट्रीज, ठीक है? आगे भी अभी ब्रिक्स इस तरीके से विस्तार ज्यादा कर सकता है। अब ब्रिक्स एक तरीके से फंडिंग का काम ही करता है, ठीक है? अब फंडिंग का काम करेगा तो इसके लिए एक बैंक की भी जरूरत होगी। तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए ब्रिक्स ब्रिक्स ने क्या किया है? ब्रिक्स ने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, ठीक है? ब्रिक्स के पास अपना एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना होती है 2024 में, सॉरी, 2014 में और 2015 में ये एक तरीके से रेगुलेट हो जाता है, ठीक है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? शंघाई, चाइना में। अब इसका काम क्या होता है? इस बैंक का काम होता है फाइनेंस करना, मतलब फंडिंग देना। किसके लिए? नए-नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ये किसको देगा? ये इमर्जिंग इकोनॉमिक्स को देगा, ठीक है? अगर हम बात करें डेवलपिंग नेशंस की, तो उनकी जो इकोनॉमीज़ है, वो इमर्जिंग ही है अभी, धीरे-धीरे बढ़ रही है। उनको ये बैंक फाइनेंस करेगा और ये किसके तर्ज पे बनाया गया? ये जिस तरीके से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, जिस पे पूरा यूएसए का डोमिनेंस है या फिर बोल सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेंस है, जो भी फंडिंग होती है ये उनको ध्यान में रखते हुए ही देता है। तो उसी के तर्ज पे ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है। अब आप जिस प्रकार से देख चुके हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है, उसी प्रकार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है? वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे है आपका? यूएसए में। तो आप समझ ही चुके होंगे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पे किसका कंट्रोल होगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है
जो फर्स्ट चेयरमैन थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के, वो कौन थे? केवी कामत। ये इंडिया के थे, तो ये इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट जो लेडी है, जो करंटली सर्व कर रही है एज़ अ चेयरमैन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो कौन है? डिल्मा रूसेफ। ये कहाँ से है? ब्राज़ील से। ये कौन-सी है? फर्स्ट वुमन है, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके? ब्रिक्स का ये एक तरीके का बैंक है। अब ऐसे कौन से एरियाज हैं जिसमें ब्रिक्स के जो ग्रुप मेंबर्स हैं या कंट्रीज हैं आपस में बात करेंगे या फिर आगे इसमें काम करेंगे? पहला अगर बात करें तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब तक इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता। तो ये सारी कंट्रीज क्या करेगी? आपस में एक दूसरे से कॉपरेशन करेगी और बिजनेस को बढ़ावा देगी और अपनी अपनी इकोनॉमी को बढ़ाती रहेगी, जिससे डेवलपमेंट होती रहे। दूसरी बात, सिक्योरिटी। किसी भी काम को करने से पहले सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली बात है, वहां पे बहुत सारा काउंटर करने के लिए परेशानियां भी आएगी। तो ये जो सिक्योरिटी है किसके अगेंस्ट रहेगी? क्राइम के अगेंस्ट। क्राइम कोई सा भी हो सकता है, साइबर क्राइम हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, करप्शन हो सकता है या फिर टेररिज्म हो सकता है। ये सारे चीजों के अगेंस्ट कौन लड़ेगा? ये सारी कंट्रीज लड़ेगी जो भी ब्रिक्स मेंबर्स है। हेल्थ की बात करें, जब आपने देखा होगा 2020 में कोविड पेंडेमिक आया था, तो जो सिचुएशन है उसको टैकल नहीं कर पाई थी कंट्रीज, क्योंकि पता ही नहीं था, अवेयर ही नहीं थे, डोजेज नहीं थी, है ना? ये सारी वैक्सीन वगैरह बनाने में टाइम लग गया। लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम अगर हम बनाए तो ब्रिक्स कंट्रीज जो डिस्कस करेगी कौन से एरियाज पे, वो हेल्थ के एरियाज पे भी करेगी, ताकि आने वाले समय में अगर ऐसी कोई परेशानी आती है तो उसको आराम से वो टैकल कर सके। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे भी वो बात करेंगे। जैसे चाइनीज स्पेस एजेंसी होगी या फिर इंडियन स्पेस एजेंसी होगी, ये आपस में क्या करेगी? ये इंफॉर्मेशन शेयर करेगी और नए नए इनोवेशन करती रहेगी, जिससे ये साइंस और टेक के मामले में भी आगे बढ़ते जाए ब्रिक्स ग्रुप। लास्ट वन, बिजनेस और ट्रेड। ऑब्वियसली बात है कि इन कंट्रीज को अपनी इकोनॉमीज को बढ़ाने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा और ट्रेड करना पड़ेगा। बिजनेस किसमें होना चाहिए? ये आपस में ज्यादा होना चाहिए जो ब्रिक्स मेंबर्स हैं। प्लस जो ट्रेड होना चाहिए ये लोकल करेंसी में होना चाहिए, जिससे क्या होगा? ये पांचों कंट्रीज पर्सन टू पर्सन भी टाई टाई अप कर सकेगी और एक दूसरे के काफी क्लोज आ सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, ऐसी कौन-कौन से इश्यूज हैं जिसकी वजह से ब्रिक्स एक तरीके से काफ़ी कमज़ोर होता जाता है, ठीक है? आप सबसे पहले तो सबसे बड़ा रीज़न है, ये देखेंगे, एक ऐसा ग्रुप फ़ॉर्म हो रहा है जिसमें चाइना और इंडिया एक साथ आ रहे हैं, ठीक है? चाइना और इंडिया में काफ़ी लंबे समय से बॉर्डर डिस्प्यूट चल ही रहा है और बॉर्डर टेंशन चल रही है। अलोंग विथ दिस चाइना भी और इंडिया भी हमेशा से ही ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं। इन दोनों में होड़ मची हुई है कि हम एक तरीके से ग्लोबल साउथ के लीडर बन के रहें। तो ये सारे जो क्लैशेस हैं इन दोनों के बीच में, कभी भी ब्रिक्स को आगे प्रोग्रेस पे लेके जाना ही नहीं चाहते, ठीक है? अब हम देखते हैं सेकंड रीजन, रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। रशिया ने जो यूक्रेन पे अटैक किया था उसकी वजह से रशिया पे काफी ज्यादा सैंक्शंस लग गए थे। यूएसए ने लगा दिए थे, वेस्टर्न कंट्रीज ने लगा दिए थे। इस वजह से रशिया से ट्रेड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था पूरे वर्ल्ड के लिए। तो एक तरीके से रशिया इस ब्रिक्स ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है, ठीक है? तो जब इंपॉर्टेंट मेंबर के साथ ट्रेड ही नहीं करेंगे तो ये ग्रुप कैसे आगे प्रोग्रेस करेगा? अलोंग विद दिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके अगेंस्ट एक वारंट भी इश्यू कर दिया था, जिससे इनका अरेस्ट वारंट निकल गया था। अब सारी वेस्टर्न कंट्रीज या फिर यूएसए चाहता था कि पुतिन कहीं पे भी जाएं, चाहे वो साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स समिट में हो, तो वहां पे इसको अरेस्ट कर लिया जाए, जो एक पॉसिबल था ही नहीं, ठीक है? इस वजह से जो ब्रिक्स है उसके काम करने में बहुत सारा हिंड्रेंस आ रहा था। अब हम बात करें नेक्स्ट, जो ये ब्राजील है या साउथ अफ्रीका है, ये काफ़ी लंबे समय से कोलैप्सिंग स्टेट का काम कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे रिसेशन आ रहा है, क्रॉनिक करप्शन हो रहा है, क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अपार्ट फ्रॉम रशिया, इंडिया और चाइना, इसके अलावा जो भी कंट्रीज़ है, वो इतना डेवलपिंग हो नहीं पा रही है, ठीक है? डेवलप्ड होना तो बहुत बात की बात है, अभी डेवलपिंग स्टेज पे भी वो सही से काम नहीं कर पा रही है। चाइना की जो धीमी-धीमी मंदी हो रही है, आर्थिक मंदी हो रही है, ये भी एक तरीके से नुकसान का कारण है ब्रिक्स के लिए, क्योंकि ब्रिक्स में ऑलमोस्ट 70% जो फंडिंग होती है, वो किसकी साइड से होती है? वो चाइना की साइड से होती है, ठीक है? अलोंग विद जो भी ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, उनमें आपस में भी क्लैशेस हैं, जैसे सऊदी अरेबिया और ईरान हो गया, ठीक है? सऊदी अरेबिया की तो अभी तक पेंडिंग है, चलो, लेकिन इजिप्ट और इथियोपिया हो गया, इनमें भी आपस में क्लैशेस हैं। अब हम बात करें लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ ब्रिक्स मेंबर्स चाहते हैं
कि डी-डॉलराइजेशन हो, मतलब डॉलर का उपयोग कम हो, डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको कम किया जाए, उसके लिए क्या लेके आना चाहिए? ब्रिक्स करेंसी को लेके आना चाहिए। कुछ मेंबर्स इसके लिए एग्री हैं, जैसे चाइना, रशिया, क्योंकि वो यूएसए के एक तरीके से हमेशा से एंटी रहे हैं। और इंडिया अभी एक डेवलपिंग फेज में है, ठीक है, उसको डेवलप्ड बनना है, प्रोग्रेस कर रहा है, इकोनॉमी को आगे ले जाना है, जीडीपी को आगे ले जाना है, तो इंडिया क्या चाहता है कि खुद के रिलेशन यूएसए से और वेस्टर्न कंट्रीज से खराब नहीं करे। इस वजह से वो ब्रिक्स करेंसी को लेके आने के पक्ष में नहीं है। इसके बारे में हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी 2023 में बोल दिया था कि अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम ब्रिक्स करेंसी को पे काम करेंगे या फिर हम जो डोनाल्ड ट्रम्प का डॉलर वाला सपना है उसको मजबूत बनाने का, उसको हम कमजोर करना चाहेंगे। हमें डॉलर की डोमिनेंस को कम नहीं करना, हम एकदम न्यूट्रल वे में काम करेंगे। पीयूष गोयल साहब ने भी बोला है कि अरे ऐसा कोई काम हम क्यों करेंगे जिसमें हम चाइना के साथ चाइना के बेनिफिट के लिए काम करें, तो ऐसी तो हम कोई करेंसी के लिए काम करना ही नहीं चाहते। तो एक तरीके से जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने साफ मना कर दिया है, तो लगता नहीं है कि आने वाले समय में भी इंडिया ब्रिक्स करेंसी पे काम करेगा। तो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। हमने सारा कुछ जान लिया है ब्रिक्स के बारे में, कैसे फॉर्मेशन हुई, इसके आइडियाज क्या है, इसके समिट कैसे हुए, कैसे कैसे कंट्रीज इसमें ऐड हुए। आज का रैप अप क्वेश्चन हम देखते हैं। द 2024 ब्रिक्स समिट वाज होस्टेड इन विच कंट्री? ऑप्शंस आर चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया। अगर आपने सेशन ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। एंड दैट्स फॉर ऑल फॉर दिस सेशन। बाय।